हेलो 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 हेलो। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर तुम्हें यही लगेगा, ठीक है। इसमें तो नुमाइकल नहीं है ना कोई, उसमें है इतने नहीं, मतलब हैं पर इतने नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत है भाई, बाकी सब चैप्टर बहुत ज़्यादा तुम्हें फिजिक्स बहुत सताएगी, पर मुझसे पढ़ोगे तो नहीं सताएगी, ओके। तो इसमें हम यूनिट्स के बारे में समझेंगे और यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन के पेज पर ही जो हमारा एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पेज है, उस पर सबसे पहले दे दी है यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है। यूनिट के दिन क्या बता दिया, बेस यूनिट क्या होता है। बेस यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेस यूनिट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो यूनिट है, जिनमें से बेस यूनिट निकली है, बेस यूनिट के अलावा इसमें से एक और यूनिट निकली है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, इनको डिपेंडिंग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इन सबको, ये जो पूरा पछेंदड़ा बना है यहाँ पर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर। ये जो पछेंदड़ा बना है यहाँ पर, ठीक है गाइस, इस पूरे पछेंदड़े को ही बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हम इस चैप्टर में ये सभी समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो देखो, पहले सबसे पहले क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं। क्वांटिटीज तो होती हैं किसी चीज़ को मेजरेबल और नॉन मेजरेबल, मतलब क्वांटिटी एक तरीके की चीज़ होती है, नाम दे दिया किसी चीज़ को कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे, तो एबीसीडी दे देते हैं ना, वैसे ही। तो क्वांटिटी दो तरह की होती है, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल। मेजरेबल कौन सी है, हाइट, वेट, लेंथ, फोर्स, ये सब मेजर कर सकते हैं। पर नॉन मेजरेबल कौन सी है, ये फीलिंग्स, हम 1 किलो गुस्सा आ रहा है, 5 किलो खुश हो गया हूँ मैं, 6 किलो हंसना आ रहा है मुझे, ये कोई मेजर नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो नॉन मेजरेबल, ठीक है। तो आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेजर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का लॉ जैसे एक्सप्रेस कर सकता है, और हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो दो क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड है। सब एक मिनट रुको, हाँ। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड हैं। एक हमारी हो गई डायरेक्शन के बेसिस पर, एक होगी ओरिजिन के बेसिस पर। इन दो में डिवाइडेड है, डायरेक्शन के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है। डायरेक्शन के बेसिस पर ये 3 हो गई, ठीक है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। 3 होती हैं, स्केलर, रुको जरा, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा के लिए मैंने रख लिया, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे ये भी 3 होती हैं, एक होती है हमारी फंडामेंटल, एक होती है हमारी ड्राइव्ड, एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन क्या होती है कि किधर जा रहा है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, 3 होते हैं, सॉरी, है ना। स्केलर क्वांटिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड विद सिंपल एडिशन। इसके अंदर सिंपल एडिशन होता है, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। सिंपल एडिशन 2 और 2 4, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और सिंपल एडिशन होता है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन वेक्टर एडिशन होता है इसके अंदर। और वेक्टर एडिशन क्या होता है, सिंपल बताया, 2 2 + 2 4। पर वेक्टर एडिशन जो होता है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर, एक पूरा चैप्टर ये वेक्टर के ऊपर, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। बात है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती है, दोनों का मिक्सचर होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी तरह होती है, वेक्टर की तरह, पर ये करती सिंपल एडिशन है किसकी तरह, स्केलर की तरह, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो बिना किसी चीज़ के एग्जिस्ट करती थी पहले से ही, जैसे कि मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे ना, किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, ठीक है। पहले भी लोग समय देखते थे, कैसे देखते हो, ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज हमने निकाली हैं जो डिपेंड करती हैं दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, डिपेंड करती है फंडामेंटल्स के ऊपर, जैसे कि फोर्स इक्वल टू ma, ये मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना। तो ये वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है सॉलिड, सॉलिड एंगल, तो छोटी छोटी करके लिखता हूँ, रुको जरा। इसमें आता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। इन सभी को मिला के हम बोलते हैं, इसमें क्या यूनिट का वो कर लिया। यूनिट क्या होता है ये बता दूँ मैं, यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल सकते हो तुम, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, इंटरनेशनल, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रख दे कि हर जगह मीटर ही बोला जाएगा, कोई भी पाउंड नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। फंडामेंटल बता दी, ड्राइव भी बता दी। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, जो इन सबसे मिलकर बनी होती है उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं, बात खत्म। जिसके अंदर सारी क्वांटिटीज आती है, बेस यूनिट सब कुछ आता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो प्लेन एंगल क्या है? एंगल, प्लेन एंगल इज द एंगल, ठीक है, एक एंगल है जो कि लाई करता है बिटवीन टू लाइंस दैट प्लेन एंगल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब कि इधर आओ, ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ पहले, फिर समझ में आएगा तुम्हें डायग्राम भी। तो पहले आई विल नीड अ सर्कल, क्यों मेरी राहों में चले बाहों में, ठीक है। ये रहा हमारा एंगल, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, एट अ पॉइंट दैट इज द सेंटर, ये इंटरसेक्ट करी, ठीक है, इंटरसेक्ट करी। अभी हम इस हिस्से की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो हमें 2D में एंगल दिख रहा है, ये थीटा एंगल, ये जो है ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये जो है हमारी लाइन, ये क्या हमारी आर्क हो गई है, ठीक है। क्या हो जाएगी? आर्क। सर्कल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तब भी सुन लो कि अगर दो रेडियस के बीच में जो आती है वो होती है आर्क, ठीक है, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो अब इसके ये दो हो गए और ये दो हो गए, ये इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। ये थीटा एंगल है ना, इसे हम बोलेंगे प्लेन एंगल। फिर मैं ज़्यादा छोटी ड्राइंग बना दी क्या मैंने? कोई नहीं, अब इसका ऐसा यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट इज रेडियन, ठीक है, ऐसा यूनिट इज रेडियन। अब डिफाइन करते हैं रेडियन को। 1 रेडियन क्या होता है? क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल, द आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। मतलब कि 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके है? आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क, रुको जरा, आर्क लेंथ जो है वो इक्वल होगी किसके किसके चलेगा? रेडियस के, ठीक है। तो लिख दो रेडियस, तो समझ में आ गया, क्यों मेरी बाहों में चले इन, ठीक है। 1 रेडियन क्या होता है? जब द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस व्हेन द लाइन आर सबटेंडेड इन सेंटर, सेंटर पे सबटेंड करेंगे तो आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। आते हैं फॉर्मूला पे, फॉर्मूला इज, तो देखो भाई, हम प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ थीटा, ठीक है। तो आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा, थीटा से रिप्रेजेंट करा है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अब इसको समझने की कोशिश करो तुम, अब तुम इसको समझ पाओगे। ये पूरा एक गोल सर्कल था, ये इसका सेंटर था, सेंटर पे एक एंगल बना जिसे हमने नाम दिया प्लेन एंगल। अरे 2D में है, नॉट 3D गाइस, ओनली 2D, ठीक है, 2D में ये। अब आते हैं सॉलिड एंगल के ऊपर। व्हाट इज सॉलिड एंगल गाइस? तो सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट है उसको बोलते हैं स्ट्रैंडियन, स्ट्रैंडियन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ये बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। मतलब पूरा रेडियन नहीं लिखेंगे कि हमारे पास आया 5 रेडियन, नहीं, 5 RAD ऐसे करके लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत लिखवा लिए, अब थोड़ा पढ़ ले। तो प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल, सॉलिड एंगल इज, सॉरी प्लेन एंगल बात नहीं, सॉलिड एंगल की बात हो रही है, सॉरी। सॉलिड एंगल इज द मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई पर्टिकुलरली अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करा है। लेट सपोज कि उसके लिए मुझे फिर सर्कल की जरूरत रही है, थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेंगे इस बार। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, हमने ये सर्कल नहीं लिया, ये बताओ अभी क्या बन गया? ये बन गया स्फेयर, स्फेयर, ठीक है, ये एक स्फेयर बन गया है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इट इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस गाइस। हमने इसको एक मैग्नीफाई तरीके से तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैग्नीफाइड तरीके से कुछ इस तरह का कोन का स्ट्रक्चर होगा स्पेस में, स्फेयर में से, ठीक है। अब स्फेयर के इधर देखो, ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ऐसा यूनिट आपको पता चल गया, स्टेडियम है, 1 स्टेडियम कितने के इक्वल होता है? 1 स्टेडियम इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर याद करना, स्फेयर, आ सरफेस एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारी 1 रेडियन, ठीक है। फॉर्मूला देख लो इसका, इसको कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एरिया अपॉन में
रेडियस का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दूँ, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। वैसे रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं गाइस, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ द ऑल्सो अ फार्मूला। बस ये दो ही फार्मूले से, बाकी सारे फार्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ऐसा यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि ऐसा यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्लियर टाइम जैसे टाइम से साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने मेजरमेंट करने स्टार्ट करे। कोई CGS में मेजरमेंट कर रहा है, कोई FPS में मेजरमेंट कर रहा है, कोई MKS में मेजरमेंट कर रहा है। सब अलग अलग चीज़ों में मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पहले दिया था, मैं स्पैन को नापना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 1 उंगली के बराबर है, 1 लांत के बराबर है, 1 फुट के बराबर है, आधा गज के बराबर है। बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी आ चुकी थी इस टाइम पे, तो सब बहुत डाइवर्स हो गए थे, ठीक है। जिसमें से 3 मेन क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सिस्टम थे, ठीक है। जिन्हीं के और सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सिस्टम थे। CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये रिस्पेक्टिवली बहुत यूज़ होते थे, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अपनाया, एक स्टैंडर्ड रखा जिसपे कि सबका बिलीव होगा, सब उसको मानेंगे, ठीक है। उन्होंने कुछ क्या कहते हैं यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट घोषित कर दिया। जैसे कि हम मिनट को मिनट लिखेंगे, टाइम को मिनट में, आर में और डे में यूज़ करते हैं, है ना। पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ रखी, ठीक है। उन्होंने ऐसा यूनिट दिया हमें, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऐसा यूनिट। हम मिनट में तो नापते हैं, पर हम उसको सेकंड में लेंगे। अगर 1 मिनट देखा तो हम उसको सेकंड में लेंगे, 60 सेकंड। ये ऐसा यूनिट है सेकंड किसकी, टाइम की, ठीक है। हम इन्होंने दे दिया 1 घंटा, हम 1 घंटा भी नहीं लेंगे, हम लेंगे 3600 सेकंड। हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 6 डे दे रखा है, मिनट दे रखा है, आवर दे रखा है, उसकी ऐसा यूनिट के हिसाब से चल के हमें उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स टाइम की उन्होंने ऐसा यूनिट क्या रखी, सेकंड। तो हम किसी भी चीज़ में जो उसकी ऐसा यूनिट लेते हैं वो सेकंड लेते हैं, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया। ऐसा करके उन्होंने 7 ऐसा यूनिट रखी, ऐसा करके दैट उन्होंने क्या कहते हैं 7 स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट रखी। एक मिनट रुको। तो अब हम देखने वाले हैं कि वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट ने कुछ 7 सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट दिए, उन्हीं को आप हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैं अपना तो छोटा कर लेता हूँ तो छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाओ तुम भी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या यूनिट्स, प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो अब आ जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं एक चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है वो आते हैं लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट विल बी आर मास, टाइम, अमाउंट और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नीचे के तो घिस पिच हो गई ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इंटेंसिटी, ये मेजरली 7 होते हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। एक मिनट को जरा, ये पूरा नहीं बनाया यार। तब इनकी ऐसा यूनिट इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर इनकी ऐसा यूनिट आएगी। लेंथ को एक मिनट को जरा इजी टू रिटर्न के लिए हम इसमें बॉक्सेस बना देते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, अब चलो लिखते हैं इस वाले कलर से। लेंथ को हम नापेंगे मीटर में, मास को हम नापेंगे केजी में, मतलब किलोग्राम में, टाइम को तुम बताया था सेकंड में, अमाउंट को हम नापेंगे मोल में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में। इसको हम नाप, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पियर में।
इसको हम नापते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, मोल को MOL से, केल्विन को K से, एम्पियर को AMP से और कैंडेला को CD से। ये 7 होती हैं। ये कैसा यूनिट होती है, इनको मेजर कैसे करती है मैं बता देता हूँ। फिल्टर नहीं है तो फिल्टर का ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। बहुत मजाक होगा, समझ में आ गया ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट। एक और छोटा सा टॉपिक में बता देता हूँ मैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आ जाता है कई बार, ठीक है। तो कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जेशन करना, ठीक है। तुम्हें पता है कि 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो उसके हमने क्या करा, हमने एक को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। तो मैं ये लिखूँ 25 मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो तुम कह दोगे 2500 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसमें भी हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कैसे ही, और तुम कैसे हाउ यू कैन से दैट, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन यूनिट भाई। किसी भी चीज़ को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ कन्वर्जेशन, ठीक है। कन्वर्जन लाइक 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कैसे कन्वर्ट करना यूनिट को, वही होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब मैं एक और बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं इसी से हम, ठीक है, इसी से हम ड्राइव करते हैं। ये रहा हमारा 1m इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा 1 है इसको हम बोलेंगे N1, ये नंबर संख्या है, नंबर वाली है, और ये m है ये हमारी एक यूनिट, तो ये होगी यूनिट 1, ये क्या हो गया नंबर 2, ये क्या हो गया यूनिट 2। अब ये जो होता है, अब बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, दैट मीन्स फॉर्मूला तो यही बन गया, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, आ गया फॉर्मूला हमारा। तो इसमें क्या कहता है, कुछ वो होता है कि हमारा NU होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, इस टर्मिनोलॉजी टाइप की समझ लो, लेकिन एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 में U के यूनिट के, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट यूनिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेशन है जिसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है, उसी को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करते हैं, जिससे उसके अंदर सर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। हम उस मतलब क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि कोई फिगर है, मान लो है ना, अज्यूम कर लेते हैं कोई फिगर है 12.00010203, अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल बिखरी हुई फिगर है, इसी को हम सॉल्व करके 12.0 लिख के ख़त्म कर देंगे, तो ये होगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। 3 फिगर है इसके अंदर, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब एक प्लस करना, एक माइनस करके इसको कैसे सुलझा करके अच्छी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद बता देना कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। हर सर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करके सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। डेफिनेशन नहीं आएगी, चलो जाओ, पर रूल्स है उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रूल्स से क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। रूल्स इसको डालो फॉर, कॉकरोच बहुत अच्छा है, कॉकरोच को दबाइए। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो फिगर्स है वो सब सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल 2, 3.5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड, ठीक है, अब सेकंड पहला तो कर लिया, ऑल नॉन जीरो, ठीक है, लिखा हुआ है। आता है सेकंड, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट सच है जीरो पोजिशन इन द डेसिमल पॉइंट, थिस द 0.31 ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया, डेसिमल से पहले, ठीक है, 0 है, ये है,
25। डेसिमल से पहले जितने भी जीरो है और कोई संख्या नहीं है ये काउंट नहीं होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 2 फिगर। ठीक है। थर्ड रूल, देखो कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती है ना 2.3 रेज़ टू द पावर -2 ऐसे करके, इसमें हम इसे काउंट नहीं करते हैं, इन्हें देखते हैं ये कितनी है, 2 है। ठीक है, ये कितनी है, 2 है। हम क्या लिख देंगे, कितनी फिगर हो गई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब आते हैं फोर्थ, ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग की बात होगी ना तो उनके अंदर इन्फिनिटी ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी फिगर्स होंगी। ठीक है, लाइक 2 पेन कितनी है? इन्फिनिटी फिगर। ठीक है, फिफ्थ, ये तो कुछ मैं आके बताते हैं। देखो नॉन ज़ीरो बिटवीन ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, लाइक 2.005, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनके बीच के नॉन जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो गए? 4। ठीक है, और क्या है? जीरोज आर एंड ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल प्रोवाइड द नॉन जीरो। हाँ तो सुनो एक और लिख लो अगर। ठीक है, केस तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, मान लो 0.203 ऐसा कुछ केस है। ठीक है, ये केस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें शुरू में जो जीरो वो काउंट नहीं होगा, उसके एंड वाले सब काउंट होंगे, तो ये 4 फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि मान लो ऐसे समझ लो कि ऐसे 100 है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 पर। ठीक है, पर वहीं पे मैं ये लिख दूँ कि 100.0, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूस एज ऑब्जेक्ट, ये तो बता दिया है कि कंटिन्यूस 2 बॉल हैं 20 सेकंड में इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दिस नॉट एग्जैक्ट नंबर लाई बिटवीन दैम। ठीक है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। फिर रिवाइज कर लो, ऑल नॉन जीरो फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर शुरू में जीरो और एंड में फिगर्स हैं तो वो एंड वाली फिगर ही मानी जाएंगी। अगर 2 रेज़ टू द पावर 3 10 रेज़ टू द पावर 4 ऐसा कुछ दे रखा है वो नहीं माना जाएगा, उसके आगे वाली संख्या ही मानी जाएगी बस। कोई भी थिंग है, मतलब 2 पेन 4 अंडे 10 किताबें, इन सब कहता है सिग्नी वो क्या कहते हैं, इन्फिनाइट फिगर्स होती हैं। ठीक है, दो जीरोस नॉन जीरो डेज के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, बाकी ये भी केस मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ करना है, इसके बेसिकली 3 रूल हैं। आ जाओ समझा रही। तो एस्पेक्ट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। पहला रूल कहता है कि 6 से लेकर 10 के बीच में कोई भी संख्या है, 6 से लेकर 10 के बीच में कोई भी संख्या है, कहाँ? एंड में, तो उसमें क्या होता है? एक प्लस हो जाता है। ठीक है, यहीं पे ये लिखा हुआ है डिजिट्स कम्स टू कहाँ? हाँ, मोर देन 5 है तो उसमें क्या होगा? एक इंक्रीज़ हो जाएगा 1। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख के भी दे दिया मैंने तुम्हें रूल्स। तो मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल से समझाएंगे ना, ऐसे तो समझाएंगे 4.253 था, है ना? 3 नहीं मान सके ना, 5 से ऊपर होना चाहिए, तो मान लो 8 था। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इस वाली संख्या में इससे एक पिछले में एक प्लस कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.26। बात खत्म, समझ में आ गया? 6 से 10 के बीच में कोई नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे? एक प्लस कर देंगे। सेकंड रूल पे आ जाते हैं गाइस। सेकंड रूल है 1 से लेकर 4 तक हुआ कोई भी नंबर तो उसमें करेंगे, उसमें माइनस कर दो। नहीं, गलत, अच्छी बात नहीं होती है सोचते हुए। ठीक है, मान लो ये ले लेता हूँ, ये 4 पॉइंट एग्जाम्पल तो लिख दो। एग्जाम्पल मान लो ये ले लेता हूँ 4.253 ये था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 4.25 ऐसे लिख देंगे, बात खत्म। मैं तुम्हारे परसेंटेज कम हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ इधर। फिर क्या बात करें हमने? 6 से ऊपर के नंबर, 1 से 4 तक के नंबर, 5 कहाँ गया हमारा बीच में? 5 के लिए समय स्पेशल रूल। ठीक है, फॉर 5। अब 5 के लिए 5 2 तरीके के रूल हो सकते हैं। अगर 5 से पहले बिफोर कोई इवन नंबर है, रुको ढंग से लिखने दो, बिफोर इवन नंबर है कोई, तो क्या एग्जांपल होगा? लेट सपोज हम ले लेते हैं 4.265। ठीक है, इससे पहले क्या 6 इज द इवन नंबर, तो हम उसे ऐसे कर एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है,
एज इट इज़ लिख देंगे 4.26 करके, बस इतने लिखेंगे। ठीक है, इन 3 नंबर को लिखते हैं, 4 को नहीं लिखते हमेशा, पॉइंट के बाद हमेशा 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहे ये, तो एज इट इज़ हमेशा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पर एक और स्पेशल केस बनता है कि अगर इवन नहीं है, ऑड है, तो 5 के बिफोर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर होगा तो एग्जाम्पल भी ये भी उसी को हम उठाएंगे फिर से 4.25 5 ही लेना पड़ेगा ना, 5 की बात हो रही है तो। ठीक है, ये रहा हमारा नंबर 5 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्या है, ऑड नंबर है, इट इज़ अ ऑड नंबर। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर दूँगा 4.26 में, बात खत्म। एक प्लस हो जाएगा इसमें, ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे राउंड ऑफ के रूल्स थे जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। लास्ट मेंशन इंक्रीज़ 1, लास्ट में अगर 5 है इंक्रीज़ 1 हो जाएगा ऑन दिस केस जब ऑड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इवन फिगर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ फिर देखा सब कुछ, बात खत्म। समझ में आ गया ना राउंड ऑफ समझ में आ गया गाइस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ कर लेते हैं जिसका नाम है लाइट ईयर, बहुत छोटा सा है। ठीक है, लाइट ईयर क्या कहता है, कैसे हिचकी आ रही है गाइस। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या कहता है, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ने वैक्यूम में कितना, एक महीने में कितना, एक साल में कितना ट्रैवल करा उसे हम बोलते हैं इन 1 ईयर। ठीक है, तो चलो इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। तो कितने होते हैं स्पीड दोनों, याद कर लेना 10⁻³ 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, 10⁻8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक लाइट ईयर 1 ईयर। 1 ईयर में क्या होता है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, उसके अंदर 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ वैल्यू आ रही होगी 946080000 इंटू 10⁻8। ठीक है, इट इज़ द 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या हो गया, 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर। ये हो गया मैं पूरी कैलकुलेशन। अब इसका एस्थेटिक बना दे ताकि दोबारा देखने का मन करे दोबारा। हो गया एस्थेटिक, बन के बॉक्सेस हो गया एस्थेटिक। 1 लाइट ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं हमारा डायमेंशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है भाई, इसमें पूरा फॉर्मूला डायमेंशन के ऊपर घूम रही है सब चीज़ें, तो डायमेंशन तो आएगा पेपर में। हेलो डायमेंशन कि मैं ये डायमेंशन होता क्या है पहले ये बताओ ना। डायमेंशन समझ में आया, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है, जो कि फंडामेंटली क्वांटिटी होती है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसके अंदर मेनली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो उनके अंदर जो कहते हैं राइजिंग पावर ऑफ क्वांटिटी कम्प्लीटली। नेक्स्ट में आ जाओ, हाईलाइटेड डेफिनेशन दे रखी है तुम्हें एनसीईआरटी ने। द डायमेंशन इज द फिजिकल क्वांटिटी विच आर पावर और एक्सपोनेंट विच बेस क्वांटिटी आर राइज रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। उसके बेस या जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका बेस जो रिप्रेजेंट कर सकता है क्वांटिटीज़ को, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन एक तरीके से यूज़। और इसमें हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट इज यूजिंग, अदरवाइज फॉर्मूले कैसे बनाएंगे डायमेंशन के थ्रू, कैसे डायमेंशन लेते हैं। तो डायमेंशन का बेसिकली कॉन्सेप्चुअल समझ लो तुम। ठीक है, कलर ले लेते हैं। डायमेंशन ठीक है, डायमेंशन ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सुपर बस। अब देखो सबसे पहले डायमेंशन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक से हम पहले लेंगे डिस्टेंस, फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम हमेशा नापते
है मीटर किलोमीटर किसमें नापती हूँ। पर अगर मान लो ये एक डिस्टेंस है, इतना हार्ड ट्रैवल करे फ़ोन ने मेरे, एक डिस्टेंस है, तो इसको मैं लेंथ में नाप सकता हूँ। लेंथ में नाप सकता हूँ मैं इसको, क्या भाई इतनी लेंथ इतने डिस्टेंस ट्रैवल करा नाप सकता हूँ, नाप सकता हूँ। तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाती है बात मास की। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, वैसे तो यही यूज़ होंगे इसमें। हाँ, टाइम, टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक ही आपको याद रह ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल मोस्ट ऑफ द बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला अगर हम ले, पहला फॉर्मूला कौन सा लें, एरिया लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला किस किस को याद है? अब ये होगी, एरिया बता दो किस चीज़ का एरिया। एरिया का साफ साफ मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, हमने पढ़ा है स्क्वायर में रेक्टेंगल में। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने ये बनाया, ठीक है, ये देख ना, ये मैंने स्क्वायर बनाया। अब मेरी ये साइड देखो, ये मान लो एक डिस्टेंस समझ लो, इतना लंबा ये डिस्टेंस, तो मैंने इसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी तो एक तरीके का डिस्टेंस ही है ना। अगर मैं इसको इस पूरे पाथ को उठा के ऐसे कर दूँ सीधा, तो ये भी एक तरीके का डिस्टेंस हो गया। तो इसको भी मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कर सकता नहीं कर सकता, दिमाग लगाओ, ये दिमाग खुले दिमाग से सोचो, कर सकता हूँ, है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल और एल मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो 2L हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, और एक और लेते हैं जिसका नाम हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट बोल देते हैं ना कई बार, है ना। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों को हम एल मान लेते हैं, एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो ये क्या हो गया, एल क्यूब द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप कहोगे हम तो एक्सेलरेशन वाला समझने वाले थे, कोई बात नहीं, पहले वेलोसिटी समझेंगे क्यों। और समझ लेना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस होता है हमारा एल, इसे लिखेंगे, डिस्टेंस हमारा एल, टाइम होता है हमारा टी। टाइम अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस, वैसे -1 भी लिख सकते हो, खाली माइनस भी लिख सकते हो। अब एक्सेलरेशन का निकालेंगे। अब क्यों एक्सेलरेशन का निकालेंगे, अब ये सोच रहे हो बता देंगे भाई, रुक जाओ ना, सब्र करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट्स वाई हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, टाइम और ऐड कर देंगे। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस ये भी टाइम है, ये अगर और ऊपर चला गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने होगा, माइनस, एक माइनस पहले से ही था। ये जो टाइम है ये भी टी है, जो कि बाद में ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे फोर्स का, एम इंटू ए। तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन का हमने भी निकाला था, LT2 माइनस, ये हो गया हमारा फोर्स का। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले बनवाए मैं तुमसे, बेसिक चीज़ें बताकर। ये तुम्हारा बेसिक था, बेसिक। ठीक है, यहाँ पे जो एल लिखा है वहाँ पे 0 होते हैं गाइस, 0 0 0 कि कुछ नहीं है, पर हम लिखते नहीं 0। क्या लिखोगे तुम, यू कैन सी देयर स्पीड ऑफ वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, बहुत सारे तुम्हें दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइम पीरियड का हो गया वो, इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कंप्लीट केमिस्ट्री। अब फिर भी मैं कुछ ऐसे डायमेंशन और करवा देता हूँ। ठीक है, इधर साइड में, जैसे कि ग्रेविटेशन का डायमेंशन कराते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है क्या, कई बार डायमेंशन निकालने के लिए हमें चीज़ें फ्लिप भी करनी पड़ती है, याद रखना। जैसे कि डायमेंशन वो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F=G m1m2 अपॉन में r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब g का कोई डायमेंशन से दिया नहीं होता, तो हमें g को ही इधर भेज देंगे। तो हम ऐसे मान लो फ्लिप करेंगे। सबसे पहले फ्लिप कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं लोग। ठीक है,
पहले फ्लिप कर दो उसका समझाऊंगा, ठीक है। ग्रेविटेशन इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब समझो, देखो हमने क्या करा, इस जी को यहाँ पे अकेला छोड़ देना है, इस जी को यहाँ पे अकेला छोड़ दो। अगर मैं इसको इधर पलटूँ, इस वाली साइड में पलटूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा। इस वाली चीज़ ये डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगी। बस साफ सीधी बात है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन बनाते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम ए। फोर्स का डायमेंशन रिकॉल करने की कोशिश करो, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और रेडियस को हम लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। देखो फोर्स का लिखते हैं पहले, एम एल टी माइनस 2 और एल का स्क्वायर अपॉन में m1 और m2, ठीक है। m1 m2 हम लिखेंगे तो उधर ही मास ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, ये ने ऊपर ले गए, ये दो माइनस के, एक पॉजिटिव का, तो एक तो कट जाएगा, ठीक से एक से एक कट जाएगा ना, ये एक से एक कट गया। तो अब ये एक जाएगा सिर्फ ऊपर एक जाएगा, तो मतलब एक ही माइनस का होगा, तो m-1। फिर हमारी लेंथ की बात आ गई। लेंथ है हमारे पास 3 लेंथ है, एक वाली लेंथ, इसके ऊपर स्क्वायर, एक बिना स्क्वायर वाली, तो L3। अब आ जाता है टाइम पर, टाइम में माइनस कर दूँ, ये रही ग्रेविटेशन का भी निकलवा दें तुम्हें, ठीक है। ऐसे फ्लिप भी करते हैं फॉर्मूला याद। अब तुम्हारे लिए डायमेंशन निकालते हैं। तुम लोगों को क्या है, स्ट्रेस, तो चलो स्ट्रेस की डायमेंशन निकालते हैं। स्ट्रेस का मामला किसको जाता है बता दो। फोर्स अपॉन में एरिया, तो हम इसमें लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन अपॉन में एरिया की डायमेंशन, ठीक है। चलो फोर्स की MLT माइनस 2, अब तक तो रट जानी चाहिए। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, याद करो, मतलब L2। तो डायमेंशन अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे बैठेगी हमारी, m तो सिंगल ही रहेगा, L-1 T-2 बन गया फॉर्मूला। L-1 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था, एक और एक कट गए, यहाँ पर बचे कितना, यहाँ पे 1 बचा, एक L बचा, वो बचा लगे तो माइनस का हो गया, ठीक है। क्लियर, एनीथिंग कन्फ्यूजन यू हैव एनी कन्फ्यूजन गाइस, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो डायमेंशन लेस होती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो जो डायमेंशन लेस होती है वो डायमेंशन नहीं ले सकते। सबसे पहले पावर ऑलवेज डायमेंशन लेस, पावर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, power always dimensionless. Second will be the all trigonometric ratio, all और मीन्स सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन थीटा वगैरह हो गया, ठीक है। बिकॉज थीटा इज डायमेंशनलेस, तो होल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, all trigonometric function are dimensionless, all logarithmic function also dimensionless। ये अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, आगे जाके तुम पढ़ोगे अगर तुमने मैथ्स लिया तो, है ना। मैथ्स लिया तो और ऐसे पढ़ोगे, फिजिक्स नहीं पढ़ोगे आगे, पर इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कुछ हो जाते हैं भैया एग्जाम्पल, तो मौजूद हो जाता है, पता चल जाता है कौन सी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है। फर्स्ट है स्ट्रेन एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेन, ठीक है, ये डायमेंशनलेस होता है। और यूनिटलेस होता है, किसी को यूनिट भी नहीं है, यूनिटलेस होता है। तो जो यूनिटलेस होगा वो डायमेंशनलेस भी होगा, ये समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आ गया ना, लिख के उधर पता तुम्हें कुछ नहीं। यूनिटलेस also dimensionless, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, डायमेंशनलेस, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये ऑल्सो डायमेंशनलेस, बात खत्म। अब आता है चेकिंग ऑफ द डायमेंशन इक्वेशन, कि डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है और नॉट, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन करा देंगे हम इसके। S = UT³
प्लस 1/12 80 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एज मीन्स तो होगी लेंथ में u प्लस टी का क्यूब। u मीन्स इनिशियल, u v मीन्स क्या होता है, u और v क्या होते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है ना। टाइम क्या हो गया, t का 3 प्लस, इसमें हम जब भी करेक्टनेस चेक करते हैं ये नंबर्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, नंबर कोई भी लिखा हो 1 बाई हटाओ। अब आते हैं सिर्फ 80 स्क्वायर के ऊपर। तो a एक्सेलरेशन L t-2। ठीक है, रुको ये, ठीक है, अगर t है मतलब t2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा ना तो L ही रहेगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा L t-2। क्यों आएगा, 2 आएगा ना, तो हाँ 2 आएगा, -2 नहीं आएगा भाई। -1 माइनस और ये प्लस का 3, तो एक गया तो 2 बचे ना। ठीक है, अब आते हैं इधर बचेगा सिर्फ L। तो साफ सीधा सा दिख रहा है कि ये दोनों तो मैच कर रहे हैं पर ये मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट, दैट इक्वेशन आर डायमेंशनली नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, दिस इक्वेशन नॉट करेक्ट डायमेंशनली आर नॉट करेक्ट, डायमेंशनली आर। अब देखते हैं एक और इक्वेशन विल बी v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v का क्या रहेगा, वेलोसिटी L t-1, u का क्या जाएगा L t-1, क्योंकि u भी तो वेलोसिटी है ना, प्लस 80 L t-2, और सिर्फ t का क्या जाएगा, इसमें स्क्वायर नहीं सिर्फ t है तो t1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो L t-1 इसमें माइनस क्या आएगा, इसमें माइनस का 2 था, एक प्लस का था, एक गया, बचे 2। तो ये तीनों एक जैसे हैं, मतलब ये दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब बताओ भाई, दो सीन निकल के आ रहे हैं कि हाँ भाई डायमेंशनली नॉट करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट and the one is correct। सबसे पहले बात करें तो नॉट करेक्ट, ये अगर लिखकर आ रहा है नॉट करेक्ट है तो सिंपल सा एक केस है कि भैया रॉन्ग फॉर्मूला है या रॉन्ग इक्वेशन है, मतलब कि रॉन्ग फॉर्मूला है। ठीक है, अगर करेक्ट है तो क्या, तो दो चीज़ें बनती हैं, माइट बी करेक्ट might not correct। ये दो चीज़ें होंगी कि वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं, डिपेंड ऑन दैट। विदाउट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, दो इक्वेशन होंगे, डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, डायमेंशनली नॉट करेक्ट हो सकता है, ये अच्छा नहीं लगता। एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं गाइस, hashtag concept, principle of homogeneity of dimension। ठीक है, तो क्या कहता है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूँ, पॉज करके स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडिड और सब्सट्रैक्ट टू अनदर ओनली दे हैव सेम डायमेंशंस। डायमेंशन सेम रहेंगी, अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। और क्या कहता है, डायमेंशंस उसकी सही रहेंगी, सेम रहेंगी, मतलब कि L प्लस L इज इक्वल टू
एल, ठीक है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडिड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम वन अदर। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड को एक नज़र सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही डायमेंशन देंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो। ठीक है, बहुत सिंपल लॉ था। इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत ईजी चैप्टर था। मेन कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ क्या क्या है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। यूनिट्स, इनके ऐसा यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, 1 लाइट ईयर से करके क्वेश्चन आ जाता है, और डायमेंशन, डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलन टेक, बाय बाय। अगली बार लेके आऊँगा और अच्छा विद क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जरूरत लगी नहीं, ठीक है, सीरियसली। तो बाय बाय।